बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि तुम ऐसे शख्स के पास हरगिज़ मत जाओ जो गैब के इल्म का दावा करने वाला हो। तुम ऐसे शख्स के पास हरगिज़ मत जाओ जो गैब के इल्म का दावा करने वाला हो। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अगले टॉपिक को, दैट इज़ वेरिएशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे पास रेशो और प्रोपोर्शनल क्या होता है, और देन हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। बच्चों, हमारे पास जो वेरिएशन होता है वो हमारे पास किसी चीज़ के अंदर तब्दीली या चेंज होती है। वेरिएशन का मतलब होता है हमारे पास किसी भी चीज़ में चेंज या तब्दीली। अब हमारे पास जो वेरिएशन है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन होती है और दूसरी हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन होती है। बच्चों, अगर मैं डायरेक्ट वेरिएशन की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं डायरेक्ट वेरिएशन की बात करूं तो डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ऐसी वेरिएशन है कि इनमें से एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार उसी निस्बत से बढ़ना शुरू कर दे या कम होना शुरू कर दे। मतलब कि अगर एक मिकदार मेरे पास बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसी वेरिएशन के साथ दूसरी मिकदार भी बढ़ना शुरू कर देती है, ज़्यादा होना शुरू कर देती है। और अगर एक मिकदार मेरे पास कम हो रही है तो दूसरी मिकदार भी उसी रेशो के साथ, उसी वेरिएशन के साथ कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी वेरिएशन जिसमें बच्चों एक मिकदार बढ़ रही है और दूसरी उसी निस्बत से बढ़ रही है, या एक मिकदार कम हो रही है तो दूसरी उसी निस्बत से कम हो रही है, तो ऐसी वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्पीड होती है ना बच्चों, वो डायरेक्टली वेरी कर रही होती है उसके डिस्टेंस के साथ। जैसा कि अगर मैं किसी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता हूँ तो वो क्या करेगी, वो डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा कवर कर लेगी। अगर मैं किसी गाड़ी की स्पीड को कम कर देता हूँ तो वो क्या करेगी, उतना ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो ये जो स्पीड का और डिस्टेंस का रिलेशन आ रहा है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड को ज़्यादा करता हूँ तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो जाता है, अगर मैं स्पीड को कम करता हूँ तो डिस्टेंस भी कम कवर होता है। तो एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है और एक चीज़ के ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों, इस तरह की जो वेरिएशन होती है उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अगर इसके सिंबल की बात करें तो हमारे पास इसका सिंबल इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह होता है, और हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं इस तरह पढ़ूंगा कि y डायरेक्टली वेरी एज x, या मैं इसको इस तरह भी पढ़ सकता हूँ कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो मतलब जितना चेंज y के अंदर आ रहा है उतना ही चेंज x के अंदर भी आ रहा है। और अगर मैंने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बच्चों इक्वालिटी में चेंज करना है तो यहाँ पे मैं k कांस्टेंट यूज़ कर लूँगा और वो मेरे पास ज़ीरो नहीं होगा। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y इज़ इक्वल टू के एक्स, और यहाँ पे जो मेरे पास k है ये मेरे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो ये था बच्चों मेरे पास डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। इससे आगे हम बात करते हैं बच्चों इन्वर्स वेरिएशन की, कि हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। तो बच्चों, हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन एक ऐसी तब्दीली या ऐसी चेंज है जिसके अंदर अगर हम एक मिकदार को ज़्यादा कर दें तो दूसरी मिकदार उसी मुनासबत से कम होना शुरू हो जाती है, और अगर एक मिकदार को कम कर दें तो दूसरी मिकदार उसी मुनासबत के साथ बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस तरह की वेरिएशन को हम बच्चों इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं। मैं एक मिकदार को बढ़ा रहा हूँ तो उसी मुनासबत के साथ दूसरी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, और अगर मैं एक चीज़ को कम करी जा रहा हूँ तो उसी मुनासबत के साथ मेरी जो दूसरी चीज़ है वो बढ़ना शुरू कर देती है। तो इस तरह की दो चीज़ों के दरमियान बच्चों जो वेरिएशन होगी वो मेरे पास इन्वर्स वेरिएशन होगी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम बच्चों बात करेंगे स्पीड और टाइम की। अगर मैं किसी भी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो बच्चों वो अपनी मंजिल तक पहुँचने में कम टाइम यूज़ करेगी, कम टाइम लगेगा हमें। अगर मैं स्पीड को ही कम रखता हूँ तो मेरे पास जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे वहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास टाइम और स्पीड का जो रिलेशन है, जो उनके दरमियान वेरिएशन आ रही है बच्चों, वो मेरे पास
इन्वर्स वेरिएशन कहलाएगी। मैं अगर स्पीड को ज़्यादा करता हूँ तो मेरे पास टाइम कम हो जाता है, और अगर मैं स्पीड को कम करता हूँ तो मेरे पास टाइम ज़्यादा हो जाता है। अगर इसके लिखने की बात करें तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, या हम ये कहते हैं कि y इन्वर्सली वेरीज एज x, कि हमारे पास y जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है जैसे कि हमारे पास x वेरी कर रहा है। अगर y बढ़ रहा है तो मेरे पास x कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर मेरे पास y कम हो रहा है तो मेरे पास x बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वल होता है y इज इक्वल टू k ओवर x। और यहाँ पे भी जो मेरे पास ये k है, ये मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो कि मेरे पास ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने इक्वालिटी और कांस्टेंट लाया, ये मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए ले आया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसका हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो में ये कहता है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। अब यहाँ पे मेरे पास जो y और x का रिलेशन है बच्चों, मेरे पास डायरेक्टली वेरिएशन का है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के साथ। एंड वो कहता है कि y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो फाइंड करें y इन टर्म्स ऑफ x, और फिर वो कहता है कि y व्हेन x इज इक्वल टू 5, और फिर वो कहता है x व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो चले बच्चे इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन में है बच्चों वो क्या है, गिवन में वो कहता है कि y मेरे पास डायरेक्टली है x की। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करूँ तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू kx। अब बच्चों उन्होंने ना मुझे y की भी वैल्यू गिवन की है और x की भी वैल्यू गिवन की है। इनिशियली जो मेरे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं इनकी, तो इनिशियल वैल्यू जो मेरे पास है मैं इन दोनों के अंदर x और y की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी, और ये फर्दर हमारी आगे यूज़ होगी। अब यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या है वो बच्चों मेरे पास 8 है, और यहाँ पे k मैंने फाइंड करना, और मेरे पास x क्या है वो मेरे पास 2 है। अब क्योंकि मैंने k फाइंड करना है तो ये मेरे पास 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/2, और ये मेरे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों जो मुझे k की वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिल गई, k इज इक्वल टू 4। अब ये था मेरे पास गिवन के अंदर। अब बच्चों मैंने फाइंड क्या करना है, वो कहता है कि सबसे पहले आपने फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x, कि आप y को मालूम करें, यहाँ पे y को मालूम करें x की टर्म में। तो बच्चों इसी इक्वेशन के अंदर, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसी इक्वेशन के अंदर मैं क्या करूँगा, k की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, ये वाली k की वैल्यू, तो मेरे पास y आ जाएगा x की फॉर्म में, x की टर्म में। तो ये मेरे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू kx, ठीक है। अब मैंने y फाइंड करना है x की टर्म में, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y इज इक्वल टू k मेरे पास 4 है, और मेरे पास यहाँ पे x आ जाएगा, क्योंकि उसने मुझे बोला हुआ है कि आपने y फाइंड करना है x की टर्म में, मतलब x भी उस इक्वेशन के अंदर मौजूद हो। तो हमने y फाइंड कर लिया जो कि मेरे पास 4x की फॉर्म में है, तो यही हमने इसके अंदर फाइंड करना था। सिमिलर आगे वो कहता है दूसरे पार्ट के अंदर कि y व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वो कहता है बच्चों y फाइंड करो व्हेन x इज इक्वल टू 5, कि जब x 5 हो तो फिर क्या करो, y फाइंड करो। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब मेरे पास y इज इक्वल टू 4x है, तो क्योंकि मैंने y फाइंड करना है और x की मेरे पास वैल्यू उसने दी हुई है 5, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20। तो बच्चों यहाँ पे मुझे y क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 20। तो यही मैंने इसके अंदर फाइंड करना था। थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि x फाइंड करो जब मेरे पास y क्या है, 28 है। बच्चों यहाँ पे अब मैंने x फाइंड करना है, x व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो बच्चों यही हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास y क्या है, वो मेरे पास 28 है, और मेरे पास 4x है। अब
क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है तो 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास x इक्वल आ जाएगा 28/4 और ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों 7 के इक्वल। तो यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिली, x मेरे पास आ गया 7। तो यही मैंने फाइंड करना था। यहाँ पे उसने मुझे x और y का रिलेशन दिया था गिवन के अंदर बच्चों, उसने मुझे x और y का रिलेशन दिया था कि जो मेरे पास y है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है x के साथ, y फाइंड करो x की टर्म में। फिर उसने हमें बोला y फाइंड करो जब x 5 हो, और फिर x फाइंड करो जब y इज इक्वल टू 28 हो। और हमने इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए उनके आंसर्स को फाइंड कर लिया। तो चले बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इफ़ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, r जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है बच्चों t के साथ, और यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि r मेरे पास 5 है, t मेरे पास 8 है, तो फाइंड करो इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। तो ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके अंदर मेरे पास r भी मौजूद हो और t भी मौजूद हो। फिर वो कहता है कि आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64 एंड t व्हेन r इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे चलो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो है, अब गिवन के अंदर अगर मैं बात करूँ बच्चों वो मेरे पास है r डायरेक्टली है मेरे पास t के, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करूँ तो मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू KT। यहाँ से मैं k की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मेरे पास वो k आएगा। मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास 5 है, और यहाँ जो t है वो मेरे पास 8 है। तो यहाँ से क्योंकि मैंने k को फाइंड करना है तो 8 मेरा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास k आ जाएगा 5/8। ठीक हो गया। तो ये तो सबसे पहले बच्चों मैंने k को फाइंड कर लिया। अब आगे वो कहता है कि इक्वेशन फाइंड करो जो कि r और t को कनेक्ट कर रही हो। तो बच्चों इसके अंदर अगर मैं इस k की वैल्यू को पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन आ जाएगी जो कि मेरे पास r और t की फॉर्म में होगी। तो यहाँ से अगर मैं r इज इक्वल टू 5/8 t कर देता हूँ, तो अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है बच्चों, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये मेरे पास वो इक्वेशन है जिसके अंदर उसने मैं बोला हुआ है कि वो ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जिसके अंदर r और t क्या हो, कनेक्टेड हो। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर r और t मेरे पास क्या है, कनेक्टेड है। अब आगे हम बात करते हैं। वो कहता है कि r फाइंड करो अगर t मेरे पास 64 है, और t फाइंड करो अगर r मेरे पास 20 है। तो चले सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ r को। वो कहते हैं r को फाइंड करो अगर मेरे पास t कितना है 64। तो इसी फार्मूला के अंदर पुट कर दो बच्चों, t की वैल्यू मेरे पास क्या है 64। अब इसको हल करो। अब ये मेरे पास क्या है, ये 8 इससे कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बच्चों 8 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरे पास 8 बच जाएगा और ये मेरे पास जो r है वो इक्वल आ जाएगा मेरे पास 5 × 8 और ये मेरे पास क्या होता है 40। तो यहाँ से मुझे जो r की वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, 40 मिल गई। और फिर वो क्या कहता है कि t को फाइंड करो व्हेन r मेरे पास कितना हो 20 हो। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे r हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, 20 पुट कर देंगे, और यहाँ पे मेरे पास जो t है उसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों, क्योंकि हमने t को फाइंड करना है तो ये जो डिवाइड वाला नंबर है ये ऊपर इधर आकर क्या हो जाएगा, ये बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो ऊपर t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो t है वो इक्वल आ जाएगा 20 × 8/5। अब 5 इस 20 के साथ कैंसिल होगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, और ये 4 जब 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ से बच्चों जो मुझे t की वैल्यू मिली दैट इज़ 32। तो इसके अंदर हमने यही फाइंड करना था। उसने हमें रिलेशन दिया था r और t का, उसने r की वैल्यू दी थी और t की भी दी थी। तो उसने बोला था कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करो जो r और t को कनेक्ट कर रही हो, तो हमने ये वाली फाइंड कर ली। तो फिर उसने बोला r फाइंड करो अगर t 64 हो, ठीक है, वो भी हमने फाइंड कर लिया। और फिर उसने बोला कि t फाइंड करो जब आपके पास r 20 हो। तो हमने इस रिलेशन को यूज़ करते हुए दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। सिमिलर बच्चों आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। इसके अंदर
वो कहता है गिवन के अंदर मेरे पास क्या है बच्चों, वो कहता है कि r जो है वो डायरेक्टली है t के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास r के अंदर जो वेरिएशन आ रही है वो t के स्क्वायर के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, तो अब सिमिलर अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास गिवन में क्या है बच्चों, r की जो मेरे पास वैल्यू है वो 8 है और t की मेरे पास वैल्यू क्या है, वो 3 है। तो यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पे मैं r को 8 पुट करता हूँ और मैं t को यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, वो मेरा 8 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 9, क्योंकि मैंने अब k को फाइंड करना है तो 9 मेरा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से मुझे k मिल गया। अब यही k मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, r और t की इक्वेशन आ जाएगी। तो चलें इसको इसके अंदर पुट करते हैं। तो मेरे पास r इज इक्वल टू 8/9 t का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी एक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को बच्चों मैंने यूज़ करना है। अब वो कहता है कि फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 6, t 6 हो तो किसको फाइंड करो, r को फाइंड करो। तो बच्चों इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे, r इज इक्वल आ जाएगा 8/9 और t की उसने वैल्यू क्या दी हुई है, 6, और t का यहाँ पे मेरे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 36 के। ठीक है, अब 9 इसको डिवाइड कर रहा है तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 × 4, क्योंकि यहाँ पे ये 4 पे कट होगा। तो अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 32। वो जो मुझे r की वैल्यू यहाँ से मिली वो मुझे मिल गई, r इज इक्वल टू 32। ठीक हो गया, यही मैंने इसके अंदर फाइंड करना था। सिमिलर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का ही है, वो आपने खुद करना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। अब यहाँ पे u की पावर 3 आ गई है। यहाँ पे गिवन के अंदर क्या है बच्चों, वो कहता है कि जो w है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है u की पावर 3 से। अगर मैं इस डायरेक्टली को ख़त्म करूँ तो w मेरे पास आएगा k इज इक्वल टू u की 3, और अगर मैं यहाँ से बच्चों u को फाइंड करूँगा, सॉरी अगर मैं यहाँ से k को फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे उसने w की भी वैल्यू गिवन की हुई है और उसने मुझे u की भी वैल्यू गिवन की हुई है। तो यहाँ पे मैं w और u की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। तो w मेरे पास यहाँ पे है 81 और u मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो 3 का क्यूब मैं लूँगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 81 इज इक्वल टू k इंटू 27, जो मेरे पास 3 का क्यूब होता है बच्चों मेरे पास 27 के इक्वल होता है। अब क्योंकि मैंने k फाइंड करना है तो k इक्वल आ जाएगा 81/27। और अगर मैं इन दोनों को कट करूं बच्चों तो ये मेरे पास डायरेक्ट कट हो जाता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट 27 पे ही कट करता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट 27 पे ही कट करता हूँ तो ये मेरे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे जो k की वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिली, k इज इक्वल टू 3 मिल गया। अब यही मैं k इसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास जो w है वो इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे k मेरे पास 3 है, 3 इंटू u का क्यूब। अब मैं इस इक्वेशन को बच्चों इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे जो उसने मुझे बोला है कि फाइंड करो w व्हेन u इज इक्वल टू 5, तो मैं यहाँ से w को फाइंड करूँगा जब मेरे पास u की वैल्यू 5 होगी। तो वो कहता है w फाइंड करो जब u आपके पास 5 है, तो u का क्योंकि क्यूब है तो यहाँ पे 5 का भी क्यूब होगा, तो 3 मल्टीप्लाई, अब 5 का क्यूब हो तो मेरे पास वो होता है 125 के इक्वल। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई करो 125 के साथ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, ये इसके साथ आएगा 15, ये इसके साथ 6 और ये आएगा 7 और ये इसके साथ आ जाएगा मेरे पास 3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, जो मेरे पास यहाँ से w है वो आ जाएगा मेरे पास 375। ठीक है, यही इसके अंदर हमने फाइंड करना था। अब आगे देखें जो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। अब यहाँ पे वो हमारे पास गिवन में कहता है बच्चों, गिवन में मेरे पास है वो कहता है कि y, अब यहाँ पे y जो है ना ये इन्वर्सली वेरी कर रही है x के साथ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x के साथ। यहाँ पे उसने गिवन के अंदर मुझे दिया हुआ है
y4 और उसने मुझे x3 दिया हुआ है। ठीक है, इससे मैं k वैल्यू फाइंड कर लूँगा और इनका रिलेशन फाइंड कर लूँगा। फिर उस रिलेशन के बाद वो कहता है x को फाइंड करो जब मेरे पास y24 होगा। तो यहाँ से चलो गिवन के अंदर मेरे पास y डायरेक्टली है 1/x के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करूँगा तो y इज़ इक्वल टू k/x आ जाएगा। अब ये मेरे पास जो रिलेशन बनेगा ये इस फॉर्म में बनेगा। अब क्योंकि मैंने k को फाइंड करना है तो मैं x और y जो मेरे पास गिवन के अंदर है मैं इनके अंदर पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे y मेरे पास है बच्चों, यहाँ पे 3 है, y मेरे पास 4 है और यहाँ पे मेरे पास जो x है वो 3 है। अब ये 3 जो है ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मेरे पास जो k है वो इक्वल आ जाएगा 12 के। अब यही मैं 12 जो k है बच्चों इसके अंदर पुट करूँगा तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी मेरे पास y इज़ इक्वल टू 12/x। तो यही मेरे पास रिलेशन है जिसको मैंने इस्तेमाल करते हुए x को फाइंड करना है जब मेरे पास y24 होगा। तो चलें बच्चों इसको हल कर लेते हैं। अब वो कहता है कि x फाइंड करो जब y मेरे पास 24 हो, तो इसके अंदर अब y को पुट करो। y मेरे पास 24 है और यहाँ पे मैंने x को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है तो x मेरा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 24 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। x मेरा इक्वल आ जाएगा 12/24। अब ये कट हो रहा है तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू मिली ये क्या मिली, 1/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 1/2। और यही इसके अंदर मैंने फाइंड करना था। चलें बच्चों आगे हम बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। बच्चों आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पे वो कहता है इफ़ ए इनवर्सली रिलेटेड है हमारे पास बी के स्केयर के। यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है मेरे पास इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ए जो है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है मेरे पास बी स्केयर के साथ और फिर वो गिवन में देता है मेरे पास ए 3 है और बी मेरे पास 4 है। वो कहता है फाइंड करो ए को व्हेन मेरे पास बी इज इक्वल टू 8 है। तो मेरे पास बच्चों गिवन में यहाँ पे क्या है, गिवन में मेरे पास यहाँ पे है ए डायरेक्टली वेरी कर रहा है बी स्केयर के साथ और यहाँ पे मेरे पास ए इक्वल आ जाएगा k/b स्केयर। सिमिलर ए और बी की वैल्यू गिवन है तो इसके अंदर बच्चों पुट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मेरे पास 3 है, k/b मेरे पास यहाँ पे 4 है तो 4 का स्केयर होगा। अब क्योंकि मैंने k को फाइंड करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 × 16 क्योंकि ये जो मेरे पास 4 का स्केयर है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास जब मैं 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ये मेरे पास आ जाएगा 48। अब यहाँ से मुझे जो k की वैल्यू मिली है मुझे 48 मिल गई। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास k है वो क्या है। अब यही k मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको मैं कह देता हूँ ये यहाँ से मेरे पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 48/b स्केयर। तो ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको मैंने यूज़ करते हुए a को फाइंड करना है जब मेरे पास b क्या होगा, 8 होगा। तो चलें अब a को फाइंड करते हैं। a मेरे पास इक्वल आएगा 48 अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों मेरे पास b का स्केयर है और b मेरे पास 8 है तो यहाँ पे 8 का स्केयर हो जाएगा और ये 48/8 का स्केयर मेरे पास क्या होता है, 64। इसको अगर कट करते जाओ और ये मेरे पास कट हो रहा है बच्चों, चलो इसको हम पहले कट करते हैं 2 से। तो ये मेरे पास आएगा 24 और ये मेरे पास आएगा 32। अगेन इसको 2 पे करो तो ये मेरे पास आएगा 12 और ये मेरे पास आएगा 16। अगेन इसको करो ये मेरे पास आएगा 6/8। अगेन 2 पे कट कर दो तो 3/4। तो ओवरऑल मेरे पास जो इसका आंसर आया वो मेरे पास क्या आ गया, अब a किसके इक्वल आ गया बच्चों, a मेरे पास आ गया 3/4 और यही मैंने इसके अंदर फाइंड करना था। अब यहाँ पे बच्चों मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसके अंदर वो कहता है कि m जो है वो मेरे पास इन्वर्सली वेरी कर रहा है n³ के साथ। अगर m2 हो n4 हो तो इनका रिलेशन फाइंड करें और फिर m को फाइंड करें अगर n6 हो और n को फाइंड करें अगर m मेरे पास 432 हो। तो चलें पहले मेरे पास जो गिवन में है वो मेरे पास क्या है, m डायरेक्टली वेरी है n³ के। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करूँगा तो मेरे पास m इज़ इक्वल टू बच्चों k/n³
3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास गिवन में m भी है और n भी है, तो यहाँ पे पहले मैं k फाइंड करूँगा। m मेरे पास 2 है और n मेरे पास 4 है, तो 4 का मेरे पास क्यूब है, तो यहाँ से मेरे पास k इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4 का क्यूब है तो ये मेरे पास होता है 64 के, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वो मेरे पास आ जाएगा 128। तो अब यहाँ पे मुझे जो k की वैल्यू मिली वो मुझे क्या मिली, k मेरे पास आ गया बच्चों 128, तो यहाँ से मुझे जो k की वैल्यू मिल गई। अब यही k मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसको आगे मैं इस्तेमाल करूँगा, 128 ओवर n की 3। इस इक्वेशन को बच्चों आगे मैं इस्तेमाल करूँगा और मैं m को फाइंड करूँगा जब मेरे पास n क्या होगा, 6 होगा। तो चलें पहले हम फाइंड करते हैं m को। m को फाइंड करूँगा, अगर मेरे पास यहाँ पे n क्या है बच्चों, वो 6 है, तो यहाँ पे n की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा, 6 पुट करूँगा ये वाला इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो जब मैं n को 6 पुट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 6 का क्या है, क्यूब है, n का क्यूब है तो 6 का भी क्यूब होगा। और अगर मैं यहाँ पे 6 का क्यूब फाइंड करता हूँ तो मेरे पास 128 ओवर 216 आ जाता है। अब अगर मैं इनको कट करता हूँ तो सिमिलर फिर वही तरीका, इसको पहले 2 पे कट करें तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 64, और इसको अगर 2 पे कट करो तो ये मेरे पास आएगा 108। सिमिलर अगेन 2 पे कट कर लो तो ये मेरे पास आ जाएगा 32 और ये मेरे पास आ जाएगा 54। अब अगेन इसको 2 पे ही कट करें, अगर मैं इसको 2 पे कट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 और ये मेरे पास आ जाएगा 27। तो बच्चों यही मेरे पास इसका आंसर है। तो यहाँ से मुझे m क्या मिल गया, m मुझे मिल गया 16 ओवर 27। अब सेकंड में वो कहता है बच्चों n फाइंड करो अगर आपके पास m क्या हो 432। तो यहाँ n को फाइंड करूँगा तो रिलेशन में यही लिखूँगा 128 ओवर n की 3। अब क्योंकि मैंने n को फाइंड करना है तो ये n ऊपर चला जाएगा और m मेरे पास नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो n की 3 इक्वल आ जाएगी मेरे पास m के। अब 128 ओवर, क्योंकि मेरे पास m की वैल्यू 432 है, अब इनको बच्चों कट करते जाएं तो ये मेरे पास कट होगा, अगर इसको 2 पे कट करूं तो ये मेरे पास 64 पे होगा, और अगर मैं इसको कट करूं तो ये मेरे पास किस पे होगा, ये मेरे पास होगा 216 पे। सिमिलर अगर इसको अगेन मैं कट करता हूं, ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करो अब इसको अगेन मैं 2 पे कट करता हूं तो बच्चों ये मेरे पास आएगा 32 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 108। अब मेरे पास m इक्वल यहाँ पे आ गया 32 ओवर 108, इसको अगेन डिवाइड करो, हो रहा है डिवाइड 2 पे, तो ये मेरे पास 16 और ये मेरे पास आ जाएगा 54। सिमिलर अगेन डिवाइड हो रहा है, अगेन डिवाइड करो, ये आएगा मेरे पास 8 और ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों 27। अब मेरे पास जो m की वैल्यू यहाँ पे मिली वो मुझे क्या मिल गई, 8 ओवर 27, और यही मैंने इसके अंदर से बच्चों फाइंड करना था। अब सॉरी यहाँ पे ये मेरे पास n था, ये मेरे पास n था और यहाँ पे n की पावर 3 थी मेरे पास। अब मेरे पास n की 3 किसके इक्वल आ गई, 8 ओवर 27। अब क्योंकि बच्चों मैंने n फाइंड करना है तो मैं दोनों तरफ क्या लूँगा, दोनों तरफ मैं इसकी पावर को 1/3 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर, जो बच्चों n की वैल्यू आई थी वो मेरे पास क्या आई थी n क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 27। अब क्योंकि मैंने n को फाइंड करना है, मैंने फाइंड बच्चों करना है n को, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, इसकी पावर को 1/3 कर दूंगा, दोनों तरफ पावर को 1/3 कर दूंगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास n इक्वल आ जाएगा। अब मैं इसको बच्चों लिख सकता हूँ ना, 8 को 2 की पावर 3 और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब ये मेरे पास जो पावर है, अब क्योंकि मेरे पास इसकी भी पावर 3 है और मेरे पास 3 की भी पावर 3 है,
तो इन दोनों की मैं इकट्ठी पावर भी लिख सकता हूँ। मेरे पास इन दोनों की पावर 3 है और होल मेरे पास ऑलरेडी जो पावर है वो 1/3 है। तो यहाँ से ये 3 इस 3 से कट जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से मेरे पास जो n आ गया वो क्या आ गया 2/3। और यही हमने बच्चों यहाँ पे फाइंड करना था। तो चलें बच्चों, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।